सिस्टम थे, उन सिस्टम को फॉलो किए बगैर वो लोग जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं और बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि आप हमें हमारी ब्लेसिंग दीजिए और हमने ये रिवोल्ट कर दिया है, हम ये कारनामा कराए हैं और अब पूरे एरिया को ब्रिटिश वाला जो यूरोपियन वाला जो एरिया है इसको पूरे का पूरा अपन लोग कंट्रोल में ले लेंगे। बहादुर शाह जफर 80 ईयर्स के हो चुके थे। उनके पास में, हालांकि उन्होंने इस ऑफर को इजीली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, उस टाइम में नॉर्थ इंडिया में किसी तरह का कोई रिवोल्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को खबर मिलने लगी है, इन लोगों ने रिवोल्ट्स वगैरह स्टार्ट कर दिए। इस रिवोल्ट के पीछे कुछ कॉजेस भी थे, जिसमें से कुछ को रिलीजियस कॉजेस बोला जाता है, धार्मिक कारण बोला जाता है। धार्मिक कारण कौन से थे? जैसे ये क्या करते थे, ब्रिटिशर्स जो थे आए थे इंडिया के अंदर, तो अपने साथ में मिशनरीज लेकर आए थे। मिशनरीज जो थे यह पीपल्स को अपनी खुद की जीसस क्राइस्ट की जो है स्टोरियां वगैरह सुनाते थे। ठीक है, तो यह मतलब कि सीधी सी बात है, आज मैं अपने रिलीजन की बड़ाई करूंगा तो दूसरे इनको क्या बोलने के गट्स वगैरह आते थे, पीपल्स को अट्रैक्ट करने के इनको तरीके आते थे। तो मोस्टली जो पीपल्स थे इनके इन्फ्लुएंस में आ रहे थे। ठीक है, इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, तो पीपल्स को कहीं ये डर था कि ये हमारा धर्म परिवर्तन नहीं कर दें, तो एक ये रिलीजियस मैटर भी था। इसके अलावा और भी थे, यहाँ पे एक एनफील्ड नाम की एक गन थी, उसके अंदर एक कारतूस भरा जाता था जिसको मुंह से छीलना होता था। ये पिग की और काऊ की चर्बी से, फैट से मिलकर बना हुआ था। हालांकि ब्रिटिशर्स ने इसका काफी विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी एक रीजन था। ठीक है, और भी सोशल रीजन थे। जो इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया, वुमेन या विडो री मैरिज को परमिशन दे दी इन्होंने, हैं जो गर्ल्स चाइल्ड थी उनको एजुकेशन देने के लिए भी इन्होंने प्रेफरेंस दी। तो ये जो सारी चीजें थी, तो पीपल जो है ये सोचते थे कि ये ब्रिटिशर जो हैं हमारे जो भी रीति रिवाज है उनको खत्म करना चाहते हैं। और भी कुछ रीजन थे, हैं कुछ राजा महाराजा जो थे जिनका एरिया इन लोगों ने छीन लिया था, वो भी इस रिवोल्ट में शामिल हो गए थे। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ा अब इस चीज का? इम्पैक्ट ये पड़ा कि जैसे पहले इंडियन जो है हायर पोस्ट पे चले जाते थे, लेकिन अब इंडियंस को तोप खाने वगैरह की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, उनको सिर्फ छोटे मोटे हथियार की ही रखने की परमिशन थी। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर जनरल शासन कर रहा था, तो उस शासन को इन्होंने चेंज कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी। अब इस रिवोल्ट के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे ब्रिटिश रूल्स रेगुलेशंस चालू हो गए। वो और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अब अपन इसको रीडिंग में ले लेंगे, कुछ बचा तो नहीं है। ठीक है, चलो। रिबेल एंड द राज। द लेट इन द आफ्टरनून ऑफ 10th May द स्पॉय इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटनी। म्यूटनी का मतलब होता है सैनिक विद्रोह कर देना। 10th May को आफ्टरनून के बाद में ये सिस्टम चालू कर दिया गया। इट बिगन इन द लाइन ऑफ द नेटिव इन्फेंट्री। पहले ये इन्फेंट्री जो पैदल सैनिक थी उनमें हुआ था, बाद में अच्छा इसके ऊपर एक मंगल पांडे मूवी भी बनी हुई है। अगर आप मंगल पांडे मूवी को देखेंगे तो भी आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। स्प्रेड वेरी स्विफ्टली थ्रू द कैलेवरी, जो घुड़सवार सेना थी, फिर उनके पास में तेजी से पहुंचा ये विद्रोह, फिर ये सिटी के अंदर पहुंच गया। ऑर्डिनरी पीपल जो थे टाउन के और सराउंडिंग विलेज के, जैसे उनको पता चला कि ये विद्रोह हो गया है तो वो लोग भी इनके साथ में मिलते चले गए, क्योंकि पीपल जो थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंग्रेजों से परेशान थे। द स्पॉय कैप्चर द बैल ऑफ आर्म्स वेयर द आर्म्स एंड एम्यूनिशन वर केप्ट। अच्छा, इन्होंने जहां जहां भी इनको पता चला कि हथियार, एम्बुनेशंस वगैरह हो सकते हैं, आर्म्स वगैरह हो सकते हैं, वेपन्स हो सकते हैं, उन एरिया का इन्होंने सर्च आउट किया। उस सर्च आउट करने के लिए इन्होंने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उन पर सर्च ऑपरेशन किया इन्होंने, और लूटपाट करी। व्हाइट पीपल से रिलेटेड जो भी कोई चीज थी उसको उन्होंने तोड़फोड़ दिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग, द रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजर एक्सेट्रा वर डिस्ट्रॉय एंड प्लंडर। लूटपाट भी लोगों ने करी क्योंकि इनको पैसा वगैरह चाहिए था। द टेलीफोन लाइन टू दिल्ली वाज कट एज डार्कनेस डिसेंडेड। अ ग्रुप ऑफ स्क्वायर कॉर्ड रोड ऑफ
टुवर्ड दिल्ली। फिर रात के अंधेरे में ही इसे सारा लूटपाट करने के बाद में जो दोपहर से स्टार्ट हुआ था, दोपहर में सारा कुछ अपने कंट्रोल में करने के बाद में सैनिकों की एक टुकड़ी दिल्ली की तरफ कूच कर देती है। The spoy arrived at the gate of the Red Fort early in the morning on 11th में। सुबह सुबह जाके रेड फोर्ट के दरवाजे पे ये खड़े हो जाते हैं। रमजान का महीना चल रहा होता है, मुस्लिमों का ये होली मंथ होता है। इस मंथ में ये प्रेयर और फास्टिंग वगैरह करते हैं। ओल्ड मुगल एम्परर जो थे बहादुर शाह, उन्होंने अभी अभी अपनी जो प्रेयर थी वो खत्म करी थी है और खाना भी खाया था। जैसे ही सनरोज हुआ, जैसे ही उनका फास्ट जो था, व्रत जो था वो स्टार्ट हुआ, तभी उन्होंने गेट के ऊपर कुछ आवाज वगैरह सुनाई दी उनको। फिर उन्होंने विंडो के बाहर जाके देखा तो उन सैनिकों ने बताया कि हम लोग मेरठ से आए हैं और हमने इंग्लिश मैन को वहां पे मार दिया है, क्योंकि वो हमको एक ऐसी बुलेट से कोट छीलने के लिए कह रहे थे जो कि पिग और काऊ की चर्बी से बना हुआ था, जिसकी वजह से ये हिंदू और मुस्लिम का जो रिलीजियस मैटर है उसको ये इफेक्ट कर रहा था। अनदर ग्रुप ऑफ स्पाई ऑल्सो एंटर्ड दिल्ली। इसके अलावा दूसरा सैनिकों का जो ग्रुप था वो भी दिल्ली में आ गया। ऑर्डिनरी पीपल जो थे सिटी के, उन्होंने भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। यूरोपियन जो थे बड़ी लार्ज क्वांटिटी में इनको मारा गया। इसके साथ साथ में ही जो रिच पर्सन थे दिल्ली के, उनको भी लूटा गया, क्योंकि जो रिच पर्सन थे वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के पपेट्स बने हुए थे। इट वॉज क्लियर दैट दिल्ली हैड गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। अब साफ हो गया था कि जो दिल्ली है वो ब्रिटिश के हाथों से अब जा चुकी है। Some spoy rode into the Red Fort with observing the elaborate court etiquettes expected of them। और एक सैनिकों का दल रेड फोर्ट के अंदर घुस गया बगैर किसी शिष्टाचार को निभाए जो कि कोर्ट के अंदर होता था। उन्होंने डिमांड करी एम्परर से कि वो हमें को अपना आशीर्वाद दे दे और इस दल का नेता बन जाए। सराउंडेड बाय द स्पॉय, अब बहादुर शाह जफर जो थे वो सैनिकों से घिर गए थे, उन्हीं के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। द रिवॉल्ट थस एक्वायर्ड अ किंग काइंड ऑफ लेजिटिमेट, और इस विद्रोह को एक लीडर चाहिए था, बिकॉज इट कुड नॉट बी कैरिड। और उन्होंने इसके लिए मुगल शाह जो थे, बहादुर शाह जो जफर थे, उनको उन्होंने अपना लीडर बना लिया, क्योंकि हर विद्रोह का कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। हालांकि वो सिर्फ नॉमिनियल इसके इंचार्ज थे, जो वहां के पीपल ना तो ये खुद सलाह दे रहे थे, ना ही वो इनकी सलाह ले रहे थे। ठीक है। थ्रू 12th एंड 13th में नॉर्थ इंडिया जो था उस टाइम बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही उनको पता चला दिल्ली के बारे में, वहां पे विद्रोह के बारे में, बहादुर शाह ने अपना आशीर्वाद दे दिया है रिबेल्स को, जिसकी वजह से तेजी से ये विद्रोह नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ा। कैंटोनमेंट आफ्टर कैंटोनमेंट, एक सैनिक छावनी से दूसरे सैनिक छावनी की तरफ, गंगेटिक वैली एंड सम वेस्ट ऑफ दिल्ली रोज इन म्यूटनी, और हर जगह ये सैनिक विद्रोह स्टार्ट हो गया। अच्छा, जो अकॉर्डिंग पहले क्या था, ये विद्रोह जो था 31 मई को स्टार्ट होना था, ये इसका पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन मंगल पांडे की वजह से, हालांकि एनसीईआरटी में कहीं नहीं आया है, लेकिन जो हमारी जो दूसरी बुक्स है उनके अकॉर्डिंग मंगल पांडे ने इसको समय से पहले ही चालू कर दिया था, जिसकी वजह से सारा मैसेज, मतलब कि क्या था, इन सबका एक पहले से तैयारी कर रखी थी कि एक साथ अपन हर जगह पे छापे मारेंगे, लेकिन ये मंगल पांडे की वजह से ये एक साथ स्टार्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इन यूरोपियंस को प्रॉपर टाइम मिल गया इसको रिप्रेस करने का, दबाने का। जैसे मान लीजिए आज किसी एक जगह पे रिबेल हुआ, उसके बाद में 2-3 दिन बाद में दूसरी जगह पे हुआ, फिर 2-3 डेज बाद में फिर हुआ, तो अंग्रेजों के पास जो सैनिक थे उन्होंने टाइमली इन सबको दबाते चले गए। हालांकि इससे अंग्रेजों की सरकार हिल गई थी। पैटर्न ऑफ द रिबेल, अब रिबेल्स का पैटर्न क्या था, किस तरीके से, मतलब हिस्टोरियन, ये सारी चीजें हिस्टोरियंस ने ऑब्जर्व करी हैं। इफ वन वेयर टू प्लेस द डेटेड ऑफ म्यूटिनी इन क्रॉनिकल ऑर्डर, अपन अगर इन सबको डेट वाइज रखते हैं तो देखते हैं, इट वुड अपीयर दैट
As the news of the mutiny in one town traveled to the next, the spoil they took up arms. तो इनके डेट के अकॉर्डिंग मतलब जैसे मैंने कहा ये एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ, पहले एक खबर मिलती है, उस खबर के बाद में एक कैंटोनमेंट से जो खबर आती है वो खबर दूसरी कैंटोनमेंट में जाती है, छावनी में जाती है, तो वहां के पीपल जो है विद्रोह करते जाते हैं। तो यानी कि ये सीरियल वाइज चलता है, एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ मानते हैं। The sequence of event in every cantonment followed a similar pattern. इन सभी ने एक सिमिलर पैटर्न अपनाया, यानी कि जैसे कोई सेंटर पॉइंट था, इस सेंटर पॉइंट से फिर हर जगह वो खबर पहुंचती गई और ये होता गया। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया। फिरंगी जो वर्ड्स है ये पर्शियन टर्म्स ऑफ पर्शियन ओरिजिन है। ये फिरंगी पॉसिबल डिराइव फ्रॉम फ्रैंक, जिसका मतलब होता है फ्रैंक, और फ्रैंक का मतलब हो गया फ्रांसीसी से लिया गया इन्होंने। इट यूज्ड इन उर्दू एंड हिंदी ऑफन इज ए डेट्रोगेटरी सेंस टू डेजिग्नेट फॉरनर। फॉरनर्स को बताने के लिए इन्होंने फिरंगी वर्ड्स इस्तेमाल किया, जिसका मतलब क्या था, फ्रैंक था, यानी कि फ्रांसीसी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें मारो फिरंगी, पहुंचो दिल्ली, मारो फिरंगी, इस तरह के जो पीपल्स थे वो नारा लगा रहे थे। हाउ द म्यूटनीज बिगन, यह विद्रोह कैसे चालू हुआ। तो ये पहले इसको म्यूटनी इसलिए बोला जाता है सैनिक विद्रोह। बेटा रिवोल्ट में और म्यूटनी में अंतर है। रिवोल्ट में ऑल पीपल इंक्लूड होते हैं और म्यूटनी में सिर्फ सैनिक जो सोल्जर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। हालांकि ये पहले म्यूटनी था, बाद में ये रिवोल्ट का रूप ले लेता है। The spoy began their action with a signal. In many places it was the firing of the evening gun. ये एक सिग्नल से स्टार्ट हुआ, ऐसा हिस्टोरियंस मान रहे हैं कि शाम के वक्त वो गन्स ब्लड्स चलाते होंगे। साउंडिंग ऑफ द बुलेट, बिगुल्स की साउंडिंग करते होंगे, हैं, जिसकी वजह से ये था कि हाँ भाई अपन एक दूसरे की यूनिट, मतलब ये प्री प्लान था एक प्रकार से। ये They first seized the bale of arm and plundered the treasury. और इसमें सभी में क्या किया, जो भी सैनिक विद्रोह हुए उन सभी में एक सिमिलर बात थी कि सबसे पहले इन्होंने हथियारों को लूटा, लूटपाट करी इन्होंने। देन दे अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग, फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक किया, जेल पे किया, ट्रेजर खजाने पर इन्होंने कब्जा किया, टेलीग्राफ ऑफिस पे, रिकॉर्ड रूम पर, बंगलों में, और बर्निंग ऑल रिकॉर्ड। फिर इसके बाद में सारे रिकॉर्ड्स वगैरह इन लोगों ने चला दिए। तो ये एक प्रकार का पैटर्न ये फॉलो करते थे। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है तुम्हारे कि कौन सा फॉलो पैटर्न था। तो पहले क्या करते थे, प्लंडर करते थे, लूटपाट करते थे, हथियार इन्होंने लूटे हैं। ये ध्यान रखना, ड्राइव कर लेना इस चीज को। एवरीथिंग एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद द व्हाइट मैन बिकम अ टारगेट। ऐसी कोई भी चीज जो अंग्रेजों से जुड़ी हुई थी, अंग्रेज पीपल से जुड़ी हुई थी, उन सभी चीजों को इन्होंने टारगेट किया। अगर अंग्रेजों ने कोई पुतला भी बनाया है तो भी इन्होंने उसको टारगेट किया है। प्रोक्लेमेशन इन हिंदी, Urdu and Persian were put up in the city, calling upon the population, both Hindu and Muslim, to unite, rise and exterminate the Firangi. घोषणाएं की गई हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन से कि मतलब कि हर तरफ से फिरंगी फिरंगी चला रहे थे, मारो फिरंगी, पहुंचो दिल्ली, इस तरह के ये लोग नारे वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे। When ordinary people began joining the revolt, the target of attack widened. जैसे जैसे इसमें लोकल पीपल जो था वो जुड़ता चला गया, इनका जो टारगेट जो चीजें थी वो वाइडन होती चली गई। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले इन्होंने बिल्डिंग्स को लूटा, अंग्रेजों को मारने लगे, साथ के साथ में इन्होंने रिच पर्सन को भी इंक्लूड कर लिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए थे। इनके अलावा इन मेजर टाउन लाइक लखनऊ, कानपुर, बरेली, मनी लैंडर एंड द रिच ऑल्सो become the object of revolt, wrath, क्रोध। Peasant not only saw them an oppression but also an alliance of the British. जो किसान वगैरह हैं वो इन रिच पर्सन को, मनी लैंडर को का विरोध ही तो समझते थे, साथ साथ में वो ये भी समझते थे ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के चेले वगैरह हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मोस्ट प्लेसेस में इनके घरों को लूटा गया, लूटपाट की गई, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। द म्यूटनी इन द स्पॉय रैंक क्विकली बिकम अ रिबेल। फिर ये जो सैनिक विद्रोह था ये रिवोल्ट का रूप ले लेता है। देयर वाज ए जनरल डिफाइंस ऑफ ऑल काइंड अथॉरिटी एंड हियरकी। अब यहाँ पे कोई भी नियम, कायदे, कानून जो थे कुछ नहीं थे, इन्होंने सब चीजों को ताक पर रख दिया था। In the month of May and June,
द ब्रिटिश हैड नो आंसर टू एक्शन ऑफ द रिबेल। मई जून तक का जो ये टाइम पीरियड था पूरी तरीके से रिबल्स ने अपने हाथों में ले रखा था, ब्रिटिशर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इंडिविजुअल ब्रेटॉन्स जो एक बंदे थे, उन्होंने ट्राई टू सेव देयर ओन लाइफ एंड द लाइफ ऑफ देयर फैमिली। उन्होंने किसी तरीके से खुद की और अपने परिवार की जान बचाई। ब्रिटिश रूल एज वन ब्रिटिश ऑफिसर नोटेड कोलैप्स लाइक ए हाउस मेड ऑफ कार्ड। एक ब्रिटिश रूलर ने, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर ने ये बात कही कि हमारा पूरा का पूरा राज्य इस तरीके से ढह गया जैसे ताश के पत्तों का घर हो। ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम। लाइफ, अब सुनो, ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी जो पीपल्स की जो लाइफ थी वो कैसी थी, ये लाइफ आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि आपने इस लॉकडाउन पीरियड को देखा है। लॉकडाउन पीरियड में क्या था, गवर्नमेंट ने कह दिया लॉकडाउन है, 21 डेज का लॉकडाउन लगा दिया। अब लोगों के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था इनके पास में भी नहीं थी। जो नॉर्मल जो चीजें होती हैं, कद्दू वगैरह, टमाटर, आलू वगैरह, यह भी नहीं मिल रहे थे। जो धनाढ्य परिवार थे, रिच फैमिली थी, उनके पास तो ये जो चीजें हैं किसी तरीके से पहुंच रही थी, आटा वगैरह, मतलब कि पूरी तरीके से जो आपने लॉकडाउन में देखा है, अपन लोग कैसे चीजों के लिए भटक रहे थे, सुबह शाम कर रहे थे, वो की वो सिचुएशन जो है इन रिबेल के टाइम में ऑर्डिनरी पीपल को फेस हुई थी। अच्छा, ये जो चीजें हैं हमको कैसे पता चला, क्योंकि वहां पे जो न्यूज़पेपर था उस न्यूज़पेपर में ये चीजें लिखी गई हैं। हालांकि हम इन चीजों को कुछ हद तक सही मानते हैं और कुछ हद तक सही नहीं भी मानते, क्योंकि ये जो सारी जो बातें हैं ये एक रिपोर्टर ने लिखी हैं। उर्दू अखबार में, दिल्ली उर्दू अखबार में ये लिखी गई हैं, जहां पे पोटैटो, अरबी, और कद्दू, पम्पकिन वगैरह जो होते हैं, ब्रिंजल वगैरह होते हैं, ये नहीं मिल रहे थे। और ज्यादातर पुअर और जो मिडिल क्लास पर्सन हैं वो ज्यादा इससे इफेक्टेड थे। अच्छा, यहाँ पे जो वाटर कैरियर्स वगैरह थे, अच्छा, ये वाटर कैरियर वगैरह, पानी, इस टाइम क्या पानी की व्यवस्था पीपल्स करते थे, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट था, पानी लोगों के घर तक पहुंचाता था, रिच फैमिली था। तो अब जो गरीब पर्सन थे उन्होंने हेल्प करना बंद कर दिया, तो जो रिच पर्सन थे वो खुद ही पानी की व्यवस्था कर रहे थे। और भी बहुत सारी चीजें जो कि मोहल्ले के अंदर हो रही थी, और चारों तरफ गंदगी का माहौल था, डेथ वगैरह हो रही थी, मारकाट हो रही थी, तो इससे बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ था। लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब वही वाली चीज आ गई। अब कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि यह जो आपका विद्रोह हुआ था ये पूरी तरीके से प्री प्लान था। तो इनके बीच में कम्युनिकेशंस कैसे होता था, तो जैसे हमने कहा, यह कैसे स्टार्ट हुआ, यह स्टार्ट हुआ म्यूटनी से, सैनिक विद्रोह से स्टार्ट हुआ। तो यह जो सभी सोल्जर्स वगैरह हैं नाइट में अपनी जो क्वार्टर्स वगैरह होते थे वहां पे चले जाते थे, वहां आपस में एक दूसरे से ये लोग बातें वगैरह करते थे। जब ये एक दूसरे से बातें करते थे तो नॉर्मल वे में ऐसा लगता था ये अपने फ्यूचर्स की बात कर रहे थे, जबकि ये विद्रोह की प्लानिंग वगैरह कर रहे थे। और भी बहुत सारे रूमर्स थे, यूं कहा जाता था एक आदमी आता है, एलिफेंट के ऊपर बैठकर आता है, सोल्जर से मिलता है और सोल्जर्स को विद्रोह करने की बातें बताता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर और यह एक ऐसा बंदा भी रखते थे जो एक मैसेंजर के रूप में, जो एक कैंटोनमेंट से दूसरे कैंटोनमेंट के बीच में इनका मैसेज, इनकी सलाह है, इनकी एडवाइस वगैरह लेने के लिए घूमता रहता था, ठीक है। चलते हैं। द रीजन ऑफ द सिमिलरिटी इन द पैटर्न द रिवॉल्ट इन डिफरेंट फेजेस ले पार्शली इन इट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे पता चलता है कि एक सिंपल से एक किसी विशेष पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, तो इससे पता चलता है इनमें प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन था। इट इज क्लियर दैट देयर वाज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पॉय लाइन्स ऑफ वेरियस कैंटोनमेंट। स्पॉय लाइन्स यानी कि डिफरेंट कैंटोनमेंट छावनियों के बीच में कुछ ना कुछ सिस्टम चल रहा था। आफ्टर द 7th Awadh irregular cavalry had refused to accept the new cartridge in early May. They wrote to the 40th Native Infantry. अब जो 7th अवध irregular cavalry जो थी,
इसने क्या किया, मना कर दिया। कैवेलरी मतलब घुड़सवार जो सैनिक थे, इन्होंने मना कर दिया कि हम इस बुलेट में या उस गन के अंदर हम इनका आर्टिलरीज को यूज नहीं करेंगे। इन्होंने मना कर दिया। और इस चीज का मैसेज इन्होंने जो 48th नेटिव इन्फेंट्री थी, पैदल सैनिक जो थे, उनके पास में भी पहुंचा दिया कि भैया हमने तो मना कर दिया है और हम अब आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। ठीक है, साथ के साथ में ही दे हैड एक्ट फॉर द फेथ एंड अवेटेड द 48th ऑर्डर। ठीक है, स्पॉय और देयर इमिसरीज, इमिसरी का मतलब मैसेंजर, moved from one station to another, people was thus planning and talking about the rebel। हालांकि लोगों को लगने लग गया था कि कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि उनकी जो गतिविधियां थी वो ऐसी थी। सिस्टन एंड द तहसीलदार, अब सुनो, इसमें एक सिंपल सी एक स्टोरी दी हुई है। इसमें क्या मतलब, इसमें इस स्टोरी को देख के लगता है कि यहाँ इस रिवोल्ट में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व था। यहाँ पे एक फ्रांसिस्को सिस्टन करके एक बंदे थे जो क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर थे सीतापुर में। वो बताते हैं कि वो किसी वजह से सहारनपुर के जो तहसीलदार वगैरह हैं उनके पास ये गए थे, रिस्पेक्ट शो करने के लिए गए थे। इन्होंने इंडियन कपड़े वगैरह पहन रखे थे और वहां नीचे आलती पालती मार के बैठ गए थे। उस तहसीलदार ने, मुस्लिम जो तहसीलदार था बिजनौर का वो बंदा जो तहसीलदार था, उन्होंने कॉन्सिडर नहीं किया कि ये ब्रिटिशर्स हैं ना कि इंडियंस, मतलब उनको इंडियन समझा था, उन्होंने ब्रिटिशर्स नहीं समझा था। तो उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट न्यूज फ्रॉम अवध, अवध की क्या खबर है। तो जो तहसीलदार जो रिस्पॉन्स देता है, जो बात कहता है, स्टेटमेंट देता है, उससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं वो तहसीलदार भी इस रिबेल में मिला हुआ था। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि उस टाइम में वो सभी पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए थे जो अंग्रेजों के अगेंस्ट थे। The pattern of the mutinies and the piece of evidence and suggest some sort of planning and coordination। तो यहाँ पे जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग, जो एविडेंस हमको मिले हैं उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का हमको पता चल रहा था। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन थे, हु वर द प्लान्स मेड, कि हाउ वर द प्लान्स मेड, कि प्लान कैसे बनाया गया, प्लानर कौन थे, हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर अभी तक हमको नहीं मिले। It is difficult on the basis of the available document to the provide direct answer to such question। जो भी हमारे पास में एविडेंस हैं, उन एविडेंस के बेसिस पे हम ये कहने में एलिजिबल नहीं है। But one incident provide clue as to how the immunity come to be organized। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं यह जो इम्यूनिटी थी ये हुआ कैसे। अब सुनो, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया, कैप्टन हैरिसे करके जो थे, अवध मिलिट्री फोर्स ने उनको प्रोटेक्शन दे रखी थी। तो इंडियन सबऑर्डिनेट ड्यूरिंग द म्यूटिनी, जो मतलब एक अवध के कैप्टन थे हियर से करके, उनको 41st जो नेटिव इन्फेंट्री थी वो इनको गार्ड कर रही थी, इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो एक बंदा उनके पास गया इम्यूनिटी से रिलेटेड कि भाई आप इस बंदे को हमारे हवाले कर दो। हालांकि इस इन्फेंट्री अभी भी वफादार बनी हुई थी, लॉयल बनी हुई थी उनके के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। हालांकि उनको मनाने के लिए डिफरेंट कैंटोनमेंट्स के जो लीडर्स वगैरह थे वो गए हैं, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरी कैंटोनमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। चलते हैं आगे। इंडियन समर ड्यूरिंग द 41st नेटिव इन्फेंट्री, इनको अंडरलाइन कर लेना, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। विच वाज सैमसन station in the same place, instead that since they had killed all their white officer, the military police should also kill Hersey or deliver him as a prisoner to 41st। सॉरी, अच्छा बेटा थोड़ा सा गलत बता दिया आपको। जो कैप्टन हैरिसे जो थे उनको मिलिट्री पुलिस ने प्रोटेक्शन दे रखा था और उसी एरिया में 41st नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो भी स्टेशन थी। तो जो 41st इन्फेंट्री है उन्होंने मिलिट्री पुलिस को कहा कि या तो आप इसको अपने कैप्टन को मार दो या इसको आप हमारे हैंडओवर कर दो। ठीक है, लेकिन मिलिट्री पुलिस ने वो मना कर दिया। एंड इट वाज डिसाइडेड द मैटर वुड बी सेटल्ड बाय ए पंचायत
कंपोज ऑफ नेटिव ऑफिसर ड्रॉन फ्रॉम ईच रेजिमेंट। जब मिलिट्री पुलिस ने मना कर दिया तो यह निष्कर्ष निकाला गया, कंक्लूजन ये निकाला गया कि अब सभी कैंटोनमेंट्स के जो लीडर हैं इनकी पंचायत बुलाई जाएगी और पंचायत जो ऑर्डर देगी वो माना जाएगा। चार्ल्स बेल जो बंदे थे, हु रोट वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्ट्रीज of the uprising, noted that पंचायत were nightly occurrence in the कानपुर स्पे लाइन। ये लिखते हैं कि जो वहां की जो पंचायत जो थी इन सोल्जर से रिलेटेड, ये कानपुर स्पॉय लाइन में रेगुलर इनका आना जाना था, यानी कि प्लानिंग वगैरह चल रही थी। What this suggests is that some of the decision were taken collectively। क्या लगता है कि सारे डिसीजन क्या कलेक्टिवली लिए गए हैं। Given the fact that Spoy lived in the lines and share a common lifestyle, यहाँ पे स्पॉय की जो कैंटोनमेंट थी, फैमिली क्वार्टर्स वगैरह थे, इनमें क्या लोगों का आना जाना लगा रहता था, तो जल्दी से अंग्रेजों ने भी ये शक वगैरह इन पर नहीं किया। Line and shared a common lifestyle and that many of them came from the same caste। मोस्टली सभी एक ही जाति के होते थे। It is not difficult to imagine that sitting together to decide their future, the spoy were the makers of their own rebel। क्या ये स्पॉय जो थे, सैनिक जो थे, इन्होंने ही खुद का विद्रोह जो था तय किया था। ये बहुत सारी चीजें थी जिनका आंसर आज भी अपन को नहीं मिला है। अब लीडर एंड द फॉलोवर। अब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर विद्रोह के लिए एक लीडर का होना जरूरी है। तो मेरठ से ये लोग कहाँ चले गए थे, बहादुर शाह जफर के पास चले गए थे, दिल्ली के अंदर ब्लेसिंग लेने के लिए और रिस्पॉन्सिबल पर्सन देने के लिए। हालांकि ये सारे के सारे नॉमिनल थे। इसी तरह से ही जहां जहां भी, अब सुनो ये भी एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं कि जैसे झांसी में किसके नेतृत्व में, किसके लीडरशिप में रिवोल्ट किया गया, तो रानी लक्ष्मीबाई है। हालांकि जितने भी राजा महाराजा जो थे ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इनको इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर लिया गया था। और इसके पीछे कुछ जैसे मैंने आपको कॉजेज बता रहा था, तो यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज थे। इन लोगों का जो राज्य था जानबूझकर या छीना झपटी से, कुछ भी लगा लो, बेईमानी करके इन लोगों ने छीन लिया था। इस वजह से ये सिस्टम सारा हुआ है। चलो, लीडर एंड द फॉलोवर। टू फाइट द ब्रिटिश लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन वर रिक्वायर्ड। ब्रिटिशर से लड़ने के लिए एक लीडर चाहिए होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था चाहिए होती है जो पूरी तरीके से प्लानिंग करेगी कब क्या करना है। ठीक है। फॉर दिस द रिबल समटाइम टर्न टू दोज हु हैड बीन लीडर बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो यह जो रिबल जो पीपल थे, ये सबसे पहले उन लीडर्स के पास में गए, उन राजा के पास में गए जो ब्रिटिशर्स के साथ में नाराज थे या कभी उनके साथ में उनकी लड़ाई हुई थी, क्योंकि उनके पास में लीडरशिप के गुण थे। वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ द स्पॉय ऑफ मेरठ एज वी शॉ was to rush to Delhi and appeal to old Mughal। जैसे अभी अपन ने मुगल बहादुर शाह जफर की भी बात करी थी। Emperor to accept the leadership of the revolt। This acceptance of leadership took a time in coming। बहादुर शाह फर्स्ट रिएक्शन was one of horror and rejection। जो बहादुर शाह का जो पहला जो व्यू था वो रिजेक्शन का था। कह रहे मैं क्या करूंगा, एक तो मेरी ओल्ड एज हो चुकी है, मेरे पास ना पावर है, ना मेरे पास प्लानर है, कुछ भी नहीं है, और अचानक तुम लोग आ गए हो, ये काम करो। तो वो थोड़ा सा हॉरर भी थे, डरे हुए भी थे कि अगर यार ये पंगा कहाँ, मेरे को 80 साल की उम्र में ये क्या पंगा करने जा रहे हैं। वो जबरदस्ती रेड फोर्ट के अंदर घुस जाते हैं। कोई भी रूल्स रेगुलेशन एडिकेट्स वगैरह जो मुगल एम्परर ने अपने बना रखे थे उनको फॉलो नहीं करते और एग्रीड हो जाते हैं नॉमिनियल लीडर ऑफ द रिबेल, नाम मात्र का राजा बनने का के लिए वो तैयार हो जाते हैं। एल्सवेयर सिमिलर सीन वर एनेक्टेड थ्रो ऑन माइनर स्केल। इसी तरह का ही सीन छोटे लेवल पे भी किया गया, जैसे कानपुर में द स्पॉय एंड द पीपल ऑफ द टाउन गेव नाना साहिब द सक्सेसर टू द पेशवा बाजीराव। नाना साहब को इन्होंने कानपुर में, कौन थे इनके लीडर, नाना साहब। ये कौन थे, पेशवा जो थे यहाँ के बाजीराव सेकंड, उसके ये सक्सेसर थे। नो चॉइस सच
सेव टू ज्वाइन द रिवोल्ट एज देयर लीडर। उनके पास में भी कोई चॉइस नहीं थी बगैर इस रिवोल्ट में मिले हुए। इसी तरह ही झांसी रानी जो थी उनको भी पॉपुलर प्रेशर वगैरह बनाया गया था उनके ऊपर भी कि भाई आप भी इस रिवोल्ट में शामिल हो जाओ। तो झांसी रानी, इनके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था क्योंकि ये राजा महाराजा डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से ब्रिटिशर से इफेक्टेड थे, इस वजह से आसानी से मान जाते हैं। सौदा कंवर सिंह ए लोकल जमींदार इन अरहा इन बिहार, ठीक है, इन अवध where the displacement of the popular Nawab Wajid Ali Shah and the annexation of the state were still very fresh in the memory of the people। इसी तरह ही अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको देश निकाला दे दिया गया था, बाहर निकाला दे दिया गया था और लोग उनको बहुत पसंद करते थे, ठीक है। तो अभी उनको वहां से निकालने की का जो दुख था अभी पीपल्स के दिमाग में से नहीं निकला था। द पॉपुलरेंस इन लखनऊ सेलिब्रेट द फॉल ऑफ द ब्रिटिश रूल बाय हेलिंग ब्रिजेश कदर द यंग सन ऑफ नवाब एज देयर लीडर। देखा हर एरिया में इन्होंने लोकल जो लीडर थे उनको मनाया किसी तरीके से युद्ध के अंदर शामिल होने के। इनको अंडरलाइन कर लेना, तो वो इनका एमसीक्यूज में मैच में आ सकता है, जैसे लखनऊ दे देंगे, अवध दे देंगे और फिर इनके रूलर्स के नेम दे देंगे, कौन रूलर कहां पे था। नॉट एवरीवन वर द लीडर पीपल ऑफ द कोर्ट। हालांकि सभी जगह पर राजा महाराजा, राजा रानी, नवाब और ताल्लुकदार नहीं थे। कई जगह पर रिलीजियस जो पर्सन वगैरह थे, मतलब कि किसी न किसी तरीके से पीपल्स के लीडर थे, उनको भी लीडर बनाया गया। ऑफन द मैसेज ऑफ रिबल्स वर कैरिड बाय ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। और इस तरह के रिबल विद्रोह के जो मैसेज थे वो ऑर्डिनरी पीपल्स के जरिए, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, हैं प्लेस बाय द रिलीजियस मैन टू। उनके जो रिलीजियस पर्सन जो होते थे धर्म गुरु टाइप में, उन तक भी पहुंचाया गया, महाराज आप हमारे गुरु हो, आप यह दायित्व संभालो, हम लोगों ने विद्रोह कर दिया, अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। From Meerut there were report that a fakir had appeared riding on an elephant and that the spoy were visiting him frequently। इसमें बताया गया है मेरठ के बारे में कि एक फकीर टाइप एक आदमी एलिफेंट पर बैठ कर आता है और एक सोल्जर से मिलता है जो रात का जो गार्ड, नाइट का जो चौकीदार वगैरह होता है उससे मिलता है और उसको उससे रेगुलर मिलता है और उनसे कहते हैं कि भैया आप कैसा विद्रोह वगैरह करो। इन लखनऊ आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध, लखनऊ में भी अवध का एनेक्सेशन करने के बाद देयर वर मेनी रिलीजियस लीडर एंड सेल्फ स्टाइल प्रोहिट्स वर प्रीच द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिटिश रूल। और इसके बाद में जो रिलीजियस लीडर थे, धर्म गुरु वगैरह थे, सेल्फ स्टाइल जो अपने आप को लगभग धर्म गुरु मानते थे, धार्मिक भाषण वगैरह देते थे, उन सभी ने इस ब्रिटिश रूल को उखाड़ कर फेंकने की वकालत करी है। एल्सवेयर लोकल लीडर अमर्जिंग अपराइजिंग। इन लोकल लीडर में पीजेंट, जमींदार एंड ट्राइबल्स भी थे जिन्होंने ये रिवोल्ट वगैरह किया। शाहमल जो थे मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ परगना भरूच इन उत्तर प्रदेश। शाहमल जो थे इन्होंने उत्तर प्रदेश के पीपल्स को मोबिलाइज किया कि तुम लोग ऐसा करो। इसी तरह से ही गोनू ए ट्राइबल कल्टिवेटर ऑफ द सिंगभूम इन छोटा नागपुर बिकम ए रेबल लीडर ऑफ द कोल ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। मतलब डिफरेंट जो लोकल लीडर वगैरह थे उन सभी को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया कि भैया आप इस रिवोल्ट में हिस्सेदारी करें। अच्छा, अब चलते हैं टू रिबेल्स ऑफ 87। टू रिबेल्स के बारे में, विद्रोहियों के बारे में बात करते हैं, जिसमें से एक का नाम शाहमल है, दूसरे का नाम मौलवी अहमद शाह है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे जो शाहमल जो थे ये एक परगना था बैरूत उत्तर प्रदेश में, वहां पे ये रहते थे। लार्ज बड़ा गांव था ये, और ये जाति से जाट कल्टीवेटर थे। और यह इनकी जो 84 देश यानी कि 84 विलेज में इनकी धाक थी। द लैंड इन द रेन वर इरिगेटेड। और जो ये लैंड थी ये अच्छी इरिगेशन हो फैसिलिटी थी, इस लैंड में फर्टाइल थी, है यहाँ पे डार्क लोमी सॉयल थी। और यहाँ पे मैनी ऑफ द विलेज वर प्रॉस्परस। ज्यादातर जो किसान थे
वो धनी थे। एंड सा द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और जो ब्रिटिशर्स के लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो इससे मतलब ये लोग उससे नाखुश वगैरह थे। द लैंड रेवेन्यू डिमांड वाज हाई एंड इट कलेक्शन इनफ्लेक्सिबल। वो मानते थे कि लैंड रेवेन्यू की जो डिमांड है वो बहुत ऊंची है, जिसको आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। कंसिक्वेंटली कल्टीवेटर वर लॉसिंग लैंड टू आउटसाइडर। अब कल्टीवेटर जो थे आसानी से उनका लैंड रेवेन्यू पे करने के चक्कर में मनी लैंडर्स वगैरह से, ट्रेडर्स वगैरह से पैसा उधार लेते थे और उस उधार को पूरा नहीं करने की स्थिति में आउटसाइडर जो है उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेते थे। जो शाहमल जो थे उन्होंने पीपल्स को मोबिलाइज किया, 84 हैं, और एट नाइट फ्रॉम विलेज, और रातों को वो घूमते थे, पीपल्स को तैयार करते थे कि भाई अपन को ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करना है। ठीक है, अच्छा, और क्योंकि वो मानते थे कि यह अंग्रेजों के जो हमारे साथ अन्याय करते हैं उनका अपन को जवाब वगैरह देना है, इसके रिगार्डिंग ये चलते थे। शाहमल अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग, डिस्ट्रॉय द ब्रिज, ब्रिज जो नदियों के ऊपर जो कनेक्टिविटी बनी हुई थी ब्रिज के जरिए उसको तोड़ दिया इन्होंने। जो वहां की अच्छी सड़कें थी उनको तोड़ दिया ताकि आसानी से ब्रिटिशर्स उन तक ना पहुंच पाए। दे सेंड सप्लाई, और जो सैनिक दिल्ली वगैरह में गए थे उन तक उन्होंने सप्लाई पहुंचाई, खाने पीने का सामान पहुंचाया। कम्युनिकेशन बिटवीन और एंड स्टॉप, किसी प्रकार का जो कम्युनिकेशन चल रहा था हेडक्वार्टर और मेरठ के बीच में उनको इन्होंने खत्म किया।